स्वागत है आप सभी का पॉलिटिक्स फॉर यूथ के इस यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिक्स फॉर यूथ एक ऐसी मुहिम है जिसके माध्यम से मेरा प्रयास है कि यूथ को पॉलिटिक्स में एंगेज किया जाए, उसको पार्टिसिपेट करवाया जाए। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक के बारे में, यूपी इलेक्शन 2022, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022। एक ऐसा चुनाव जिसमें पूरे देश की नजर है, किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या वो योगी आदित्यनाथ होंगे, क्या वो अखिलेश यादव होंगे। देखने लायक बात है। इसका उत्तर तो हमें 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम वो मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे, वो मुद्दे परखना चाहेंगे कि क्या वो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर अल्टीमेटली चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे, उनको एक बार निहारेंगे। और मैंने उनको 3 सेक्शन में बांटा। एक भगवा सेक्शन है, एक रेड सेक्शन है, लाल सेक्शन है और एक व्हाइट सेक्शन है। भगवा सेक्शन में वो मुद्दे मैंने रखे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को सूट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उन पर इलेक्शन हो, उन मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेगी। लाल सेक्शन क्या है? लाल सेक्शन वो है जिसपे एसपी जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्ष है, वो चाहेगा कि उनको मुद्दा बनाया जाए, उन पर इलेक्शन कराया जाए। और व्हाइट सेक्शन ऐसा है जिसपे पार्टियां बटी हुई है, मीडिया बटी हुई है, जनता भी एक मत नहीं है, उनको भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस चीज पर ध्यान देंगे 2017 में क्या परिणाम आया था यूपी इलेक्शन। 2017 में यूपी इलेक्शन का जो रिजल्ट रहा था उसमें सबसे नंबर 1 पार्टी रही थी बीजेपी। बीजेपी की सीट्स आई थी 325 में से जो उनका वोट परसेंटेज रहा था 40% रहा था। उसके साथ साथ उनकी जो सहयोगी दल है, 312 इसमें भारतीय जनता पार्टी के सीट्स थी, उनके जो सहयोगी दल थे, अपना दल, उनकी 9 सीटें थी और 4 सीटें राजभर जो सुबसपा उनका सहयोगी दल था, उनकी सीट्स रही थी। दूसरे नंबर की जो पार्टी रही थी वो रही थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की जो सीट्स आई थी वो आई थी 47, उनका जो वोट परसेंटेज था वो लगभग 22 रहा। उसके बाद आई थी बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के जो वोट परसेंटेज था वो लगभग 22 से थोड़ा सा ज्यादा था और उनकी जो सीट्स आई थी वो 19 थी। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस की जो सीट्स थी वो लगभग 7 आई थी और जो उनका वोट परसेंटेज था वो आया था 6 से 7 के बीच में, 6 to 7। 2022 का क्या प्रोजेक्शन है? जो अगर तो आप उसमें सर्वेस को देखेंगे, जो अलग अलग सर्वे निकल के आ रहे हैं, अलग अलग मीडिया के, जो मेरा खुद का आकलन है, वो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है, योगी वर्सेस अखिलेश के बीच में होने जा रहा है ये चुनाव, तो इनके बीच में मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई भी पार्टी 35 से 40% के बीच में कहीं पर भी रह सकती है। कौन ज्यादा लाएगा, कौन कम लाएगा, इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। वो तो धीरे धीरे जैसे चुनाव पास आएगा और धीरे धीरे जो अलग विश्लेषण है वो करने पड़ेंगे, तब जाके हम उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि लड़ाई इन दोनों के बीच की और इनका जो मोटा मोटा जो परसेंटेज है वो 35 से 40 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद जो बीएसपी है, बीएसपी लगभग 13 to 14% के बीच में रहेगी और कांग्रेस वही 6 से 7। तो बीएसपी प्लस कांग्रेस लेस देन 20 और लगभग 20% पे रहेंगे और बीजेपी प्लस एसपी वो लगभग 75 से 80% वोट शेयर इनका है। ये 2022 का जो प्रोजेक्शन है जिसपे चर्चा चल रही है। अब हम आते हैं वो मुद्दों पर। भगवा सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि उसको मुद्दा बनाया जाए और उसको भुनाया जाए, वो है राम मंदिर। देखिए, हमको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा और इस चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, जो उनका दशकों से जो स्ट्रगल रहा है राम मंदिर बनवाने को लेकर, उसका उनको फायदा भी मिलेगा और उन्होंने सक्सेसफुली राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है, जो कि 2-3 साल जितना भी और समय लगेगा उसमें बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो राम मंदिर है, जो अलग और रिलीजियस वर्क है जो काशी में किया गया है, जो मथुरा में किया जा रहा है, और भी वो हिंदुइज्म को एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके ग्राउंड पर वो पोलराइज करने का भी प्रयास करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसमें विपक्षी पार्टी, मुझे नहीं पता क्यों उस पर इतना एग्री नहीं करते हैं, वो उसको मानते नहीं है, इतना बड़ा क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो छोटे पायदान पर लोग हैं, जो छोटे सेक्शन के लोग हैं, उनको बेनिफिट करता है। जैसे उज्ज्वला योजना की बात करें जिसमें महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए, इज्जत घर जो महिलाओं के लिए शौचालय बने, घर घर गाँव जहाँ पे शौचालय बिल्कुल नहीं थे। और देखिए, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा कि ये जो संख्या है, जो लाभार्थी है, इसके वो करोड़ों में, नोट माई वर्ड, करोड़ों में है। और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है, लोगों के माइंडसेट पे पड़ता है। आप उस महिला की साइकोलॉजी पे सोचिए जिसको अपना स्वाभिमान गिरा के बाहर शौच करने जाना होता है खुले। आज उसके पास इज्जत घर है तो वहीं अपने घर में, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से उज्ज्वला से उसको गैस सिलेंडर मिला। अब ये एक अलग चर्चा, एक अलग मुद्दा है जिसको विपक्ष बोलती है कि गैस इतनी महंगी हो गई,
तो फिर वो गैस भरवाना एक अलग हेडेक है कि अब गैस भरेगी कि नहीं भरेगी, लेकिन महिला को तो लग रहा है कि कम से कम मोदी जी ने हमें गैस सिलेंडर तो दे दिया। तो ये जो एक वेलफेयर स्कीम्स है जिससे जो लाभार्थी हैं, किसानों के अकाउंट में जो सीधे 5,000 रुपए जा रहे हैं, अब ये एक अलग चर्चा है कि भाई 2 करोड़ लोगों के जाने चाहिए थे, 1 करोड़ के जा रहा है, विपक्ष ऐसा मान लिया मुद्दा बोलता है, लेकिन 1 करोड़ भी तो ऐड है ना बीजेपी के लिए, वो भी एड ऑन हो रहा है वहां पर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फायदा देगा बीजेपी को और बीजेपी उसको भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। जो अगला इसमें एक फैक्टर आता है, अगला सेक्शन है, वो है कि देखिए डेवलपमेंट हर पार्टी अपने अपने स्तर पे अपने अपने प्रयासरत रह के करती है। कोई 10 वादे करता है तो उसमें 2 पूरे करता है, कोई 6 पूरे करता है। तो बीजेपी का भी अगर हम देखें, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, तो उस पर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर वर्क सारा हमने किया था, हमारा आइडिया था, हमारा विजन था, और इवन ऐसा बोलते कि मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, लेकिन अल्टीमेटली उसको पूरा तो योगी सरकार ने किया और अपने को ये मानना पड़ेगा और उसका क्रेडिट भी योगी जी को देना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो वर्क है, जैसे कानपुर में मेट्रो बनी, अब उससे पहले जो मेट्रो थी वो लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने चलाई थी, लेकिन उसके बाद जो कानपुर में बन रही, नोएडा में बन रही और जगह उसको ले जाने का प्रयास है, वो योगी जी को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है, अब हो सकता है लोगों का इसमें बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट हो कि भाई देखिए हमारा ये वादा किया गया था हमसे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, बहुत सारी रोजगार की बात थी, जिसपे आगे हम चर्चा करेंगे। तो वो मुद्दे पूरे नहीं हो पाए, लेकिन कुछ डेवलपमेंट हुआ है जिसको भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट किया है उसने एक्चुअली में उसको दिखाने का प्रयास करेगी और उस पर बहुत करोड़ों अरबों पैसा भी खर्च किया जा रहा है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए। ये मुद्दा है। इसके बाद जो एक मुद्दा कहीं ना कहीं मुद्दा मान लीजिए एक फैक्टर है, वो हमेशा मोदी जी तो रहते ही हैं। मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सेंटर और जो केंद्र और राज्य सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार बोला जाता है, उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज भी मेंटेन है। वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं, लाखों लाख लोग आते हैं। वो एक अलग मुद्दा है कि वो लाखों लाख लोग अभी किस किस तरीके से लाए जा रहे हैं वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं। इसके बाद अब हम आते हैं रेड सेक्शन पे, जो लाल सेक्शन मैंने चिन्हित किया है, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं। जो सबसे बड़ा एक फैक्टर मेरे को लगता है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इस समय इंडिया में या राज्य में इस स्तर पे है जो पिछले 40-50 सालों में कभी नहीं थी। अब तो कुछ लोग कह सकते हैं कोविड आ गया था। आप कोविड से पहले भी अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे डेटा शो करते हैं, बहुत सारे सर्वे शो करते हैं कि पिछले 45-50 साल की मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है हमारा देश इस समय। तो जो बेरोजगारी वो कहीं ना कहीं आप मानिए हर चुनाव में एक मुद्दा रहता है, इस बार भी रहेगा। अगला जो पार्ट आता है वो होता है महंगाई। अब इस पे भी कुछ लोग ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि महंगाई कहाँ मुद्दा है। हम तो मोदी, जैसे बहुत लोग हमने देखा यूट्यूब पे ये बोलते हुए कि अरे मोदी जी 100 रुपए नहीं, मोदी जी 200 रुपए का भी पेट्रोल देंगे तो हम खरीदेंगे। बात सही, आप 200 रुपए का पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मोदी जी को 200 रुपए के पेट्रोल होने के बावजूद या 100 रुपए का पेट्रोल होने के बावजूद भी सपोर्ट किन्हीं और कारणों से कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाने की वजह से नहीं कर रहे हैं। तो ये महंगाई जो एक फैक्टर है जो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को माइनस करेगा और बीजेपी उस पर बैकफुट पे है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर सेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं ये अपनी डेली लाइफ में ये मैटर करता है कि भाई महंगाई कितनी है, कौन सी चीज कितने रुपए की मिल रही है। तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में भी महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये देखने वाली लायक बात है कि विपक्ष इसको कितना बड़ा मुद्दा है एक्चुअल में बना पाए। महंगाई के बाद जो मुद्दा आता है वो किसान आंदोलन। किसान आंदोलन भले ही एक सेक्शन में कि किसानों का मुद्दा है, वो तो किसानों का आंदोलन है, खालिस्तानी कुछ भी कहते रहिए आप, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि किसानों से उसमें बीजेपी के अगेंस्ट एक आक्रोश बना है और खासकर कि इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है वो वेस्टर्न यूपी पे आने वाला है। तो किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। उसके बाद एक थोड़ा अजीब कह सकते हैं, अब जो लोग परेशान हैं उनके लिए तो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं। हम बड़े बड़े मुद्दे बात कर रहे हैं, राम मंदिर पे बात की, हमने बेरोजगारी पे बात की। एक मुद्दा है आवारा पशुओं। आवारा पशु का ऐसा मुद्दा है जिससे लोग बहुत परेशान है, बहुत लोगों की फसलें खराब हो गई, बहुत लोगों की जान चली गई आवारा पशु की वजह से। तो एक वो मुद्दा है यहाँ पर। और एक आपको ये मानना पड़ेगा यूपी पॉलिटिक्स को अगर आप पिछले 15 साल 20 साल देखेंगे तो एक जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हर चुनाव वो है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आप ये देखिए, मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ। 2007 के चुनाव की बात करें, 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की जो सीट्स आई थी वो 206। 2012 में कितनी होगी सीट्स उनकी? 2012 में सीट्स होगी 80। 2012 में अखिलेश यादव की सीट्स थी 224, 224। 2017 आते आते कितनी सीट्स होगी? 47।
और इसमें हो सकता है आपको लगे कि भाई 2012 से 17 के बीच में मोदी जी आ गए और 2012 में अखिलेश के ऊपर चुनाव हुआ, युवा जोश है, होश है और इन सब चीजों पर चुनाव हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अपने कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो पार्टी बीजेपी की बात करता हूं मैं, 2012 में उसकी सीट्स थी सिर्फ 47, वो 2017 आते आते सीट्स हो गई 325। तो जो पार्टी 47 से 325 पे जा सकती है, समाजवादी पार्टी 224 से 47 पे आ सकती है। तो ये दोबारा से भी बदला जा सकता है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसको कैसे काउंटर करती है बीजेपी, वो देखने लायक बात होगी। और मैंने उनके भी मुद्दे बताए, वो किन मुद्दों पे चुनाव करवाने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत फेवर करेगा और उनकी जो जीतने की संभावना है उसको बढ़ा देगा। इसके बाद एक व्हाइट सेक्शन है। व्हाइट सेक्शन क्या है? व्हाइट सेक्शन वो दो ऐसे बड़े मुद्दे मैंने चिन्हित किए हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर और एक कोविड हैंडलिंग। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जनता बटी हुई है, जनता मीडिया बटी हुई है। विपक्षी पार्टी भी इसको मुद्दा बनाने का ट्राई कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी इसको मुद्दा बनाने का ट्राई कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे भी दो मत है। एक एस्पेक्ट ये जरूर है कि कुछ पुलिस अब थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव हुई है, जैसे अमित शाह जी का वो स्टेटमेंट जहाँ पे वो कहते हैं कि रात में 12 बजे भी महिला अपनी ज्वेलरी के साथ घूम सकती है। वो कहते हैं कि मैं तो दूर दूर तक मुझे कोई गुंडा नहीं दिखता है, और उनके बगल में वहां पे टहनी खड़े थे। फिर एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसको विपक्ष मुद्दा बनाने का ट्राई करेगा, उसमें ये है कि जैसे उन्नाव रेप केस हुआ था, हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, लखीमपुर जो कांड हुआ है, तो इस टाइप के भी बहुत सारे मुद्दे हैं। वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर एक मत नहीं है। दूसरी चीज है कोविड हैंडलिंग। डेटा तो हमें ये जरूर दिखाता है। योगी जी ने आज एक दो दिन पहले एक इंटरव्यू में भी बोला कि आप डेटा को कंपेयर कीजिए, अमेरिका का डेटा देखिए और यहाँ का डेटा देखिए, तो उनके कंपेयर हमारी डेथ सिर्फ कितनी हुई है, उनके कंपेयर हमारे जो कोविड केसेज हैं वो सिर्फ इतना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको ये पता है कि वो जो केसेस जो काउंट किए गए, जो रिपोर्ट हुई, वो बहुत कम है। एक्चुअल से बहुत सारे सर्वे, बहुत सारे डेटा ये शो करते हैं कि वो नंबर बहुत कम है कंपेयर टू जो एक्चुअल नंबर है। तो ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है और उस पर जनता एक मत नहीं है। तो ये वो बड़े बड़े फैक्टर्स है जिसपे मुझे लगता है कि अल्टीमेटली चुनाव होगा और अलग अलग पार्टियां अपने अपने स्तर से उनको प्रयास करेंगी मुद्दा बनाने। कुछ मुद्दे जो मेरी समझ में मुझे लगता है जो इसमें मिसिंग है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर बात नहीं कर रही, और दोनों, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं चाहे समाजवादी पार्टी की बात करूं, वो दूसरे की इनकॉम्पिटेंसी पे कि भाई इन्होंने ये नहीं किया, इनके सरकार में ये नहीं हुआ, इनके सरकार में ये फेलियर रहा, इस पर वोट मांगने का ट्राई कर रहे हैं। व्हाट दे आर ऑफरिंग उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। एजुकेशन पे अभी भी कोई बात नहीं हो रही है। हेल्थ केयर पे कोई बात नहीं हो रही है। हेल्थ केयर जिस पर हमने देखा कि कोविड में बिल्कुल ऐसे दिखा कि भाई कितना जर्जर हालत में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जो यूपी का है, फॉर दैट मैटर इंडिया का, उस पर बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं हो रही। अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है कि इन्होंने रोजगार नहीं दिया, इनकी सरकार में रोजगार नहीं मिला। अरे तो ये भी तो एक सवाल बनना चाहिए ना कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं रोजगार के लिए, आप कैसे रोजगार देंगे। तो ये मुद्दे हैं। ये मेरा आकलन था, मेरा विश्लेषण था, जो मैं न्यूज को फॉलो करता हूं उसके थ्रू मैंने ये मुद्दे लिखे थे। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स रहेंगे इस चुनाव के। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत बहुत धन्यवाद।